दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं इमरान मलिक। रात के करीब 10:30 बजे का वक्त हो रहा था, रात का समय हो रहा था और ईशा की नमाज का वक्त हो रहा था। और इसी बीच हनीफ कहता है अपनी बीवी से कि मैं ईशा की नमाज पढ़कर आता हूँ और उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। हनीफ नमाज पढ़ने जाता है और मौलाना साहब जब नमाज पढ़ा रहे थे, 4 रकात फर्ज जब पढ़ा दी जाती है और उसके बाद सुन्नत हनीफ को पढ़नी थी। और इसी बीच हनीफ साइड में जाकर नमाज पढ़ रहा था और इसी बीच में कई लोग उस मस्जिद के अंदर आ जाते हैं। मस्जिद के अंदर जब वो दाखिल होते हैं, उनके हाथ में आधुनिक हथियार होते हैं, जिन हथियारों से खेतों में काम किया जाता है, जिनसे कुछ लोग खेतीबाड़ी का काम करते हैं। इस तरीके के कुछ हथियार थे। उन हथियारों को लेकर आते हैं और हनीफ आराम से आंखें बंद करने के बाद में खुदा को याद कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था एक साइड में। और इसी बीच में उसके ऊपर एक के बाद एक हमले उसके ऊपर कर दिए जाते हैं। उस वक्त मस्जिद के अंदर कई लोग और भी थे, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन लोगों को कोई रोक सके, टोक सके या उन लोगों को पकड़ सके। और इमाम साहब भी अपनी नमाज पढ़ाने में मशगूल थे। चीख पुकार मच रही थी और उन शोर की जो आवाज थी वो आसपास के घर में भी पहुंच चुकी थी, लेकिन किसी के अंदर कोई हिम्मत नहीं थी कि आखिरकार ये लोग क्यों कर रहे हैं। उसके बाद वो जो व्यक्ति होता है हनीफ, उसकी मृत्यु हो जाती है। हनीफ मर जाता है लेकिन कोई उसे उठाने के लिए नहीं आता है। ईशा की नमाज के टाइम पर यह हत्या हुई थी और फजर का टाइम हो चुका था। लगभग 10:30 घंटे के आसपास का वक्त बीत चुका होता है और आखिरकार गांव का एक व्यक्ति सीधा डरते डरते पुलिस स्टेशन पहुंचता है, क्योंकि वो चौकीदार था और उसकी ये जिम्मेदार थी। अब चौकीदार पूरी कहानी बताता है। पुलिस जब गांव में आती है, उस रात पता चलता है कि हनीफ का मर्डर नहीं हुआ था, बल्कि उसके साथ 7 लोग और लोगों की हत्या हुई थी। कुल मिलाकर इस गांव के अंदर 8 हत्याएं हुई थी। और ये जो मामला था सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति तक पहुंच जाता है और ये जो घटना होती है इसकी खूब चर्चाएं होती हैं। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस रात क्या क्या हुआ था जो इतनी सारी हत्याएं हुई थी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं इमरान मलिक और आज की जो सच्ची घटना है ये आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। झारखंड का एक जिला पड़ता है लोहरदगा और लोहरदगा का एक थाना पड़ता है कुरु थाना क्षेत्र का ही एक गांव पड़ता है मुकंदू। दरअसल मुकंदू का रहने वाला एक व्यक्ति जो कि बुजुर्ग आदमी है, नाम उसका गफूर खान होता है और 3 लड़के उसके होते हैं। एक लड़के का नाम उसके हनीफ खान है और दूसरे लड़के का नाम है उसका मुबारक खान और तीसरा जो लड़का होता है उसका नाम मुफील खान होता है। तीनों लड़कों में जो हनीफ खान है उसकी स्थिति काफी अच्छी है, पैसे अच्छे वो कमाता था और अच्छे खासे पैसे कमाने के बाद उसके पास जो धन दौलत है वो काफी ज्यादा थी। सब कुछ उसकी जिंदगी में ठीक चल रहा था और अपने घर के ठीक बगल में वो एक प्लॉट खरीद लेता है और अपनी बीवी को बताता है कि मैंने एक और प्लॉट खरीद लिया है और अपना जो घर है वो और भी बड़ा हो जाएगा। अब उसकी बीवी कहती है कि अगर तुम्हें घर आना ही था तो मिठाई लेकर आ जाते, बच्चों को मिठाई खिला देते। तब वो कहता है कि अब की बार जब मैं बाजार जाऊंगा तो मिठाई लेकर आऊंगा। बीवी भी खुश थी इस बात को लेकर और ये बात थी 6 जून 2007। वो अपने घर आता है तो वो मिठाई लेकर आ जाता है। मिठाई लेकर जब लाता है तो बच्चों में बांट दी जाती है। ईशा की नमाज का वक्त हो रहा था। अब जैसे ही अजान की आवाज आती है वो अपनी बीवी से यहाँ पर कहता है कि मस्जिद से बुलावा आ चुका है, नमाज पढ़ने के लिए मैं जाता हूँ। नमाज पढ़ने के लिए वो चला जाता है और वहां जाने के बाद वो अपनी नमाज पढ़ रहा था। हालांकि जो फर्ज नमाज थी वो तो वो पढ़ चुका था और उसके बाद वो अपनी नमाज वो अदा कर रहा था, यानी कि सुन्नत वो पढ़ रहा था। कुछ रकात पढ़ने के दौरान ही कई सारे लोग जो होते हैं वो मस्जिद के अंदर आ जाते हैं। किसी के हाथ में तलवार होती है, किसी के हाथ में टांकी होती है, तो किसी के हाथ में भुजाली होती है, किसी के हाथ में कोताल होता है। इस तरीके के हथियार लेकर वो वहां पहुंच जाते हैं और नमाज वो वहां पर पढ़ते हैं। और नमाज पढ़ने के बाद वो एक के बाद एक हमले उसके ऊपर शुरू कर दिए जाते हैं। वो तब तक उसके ऊपर हमले कर रहे थे जब तक हनीफ की मृत्यु ना हो जाए। हालांकि इस बीच में हनीफ काफी चिल्लाता है, चीखता है, वो शोर मचाता है। लोगों से हाथ जोड़कर अपील की कि मुझे बचा लो, ये लोग मुझे जान से मार देंगे। लेकिन जितने भी बुज़दिल लोग वहां पर नमाज पढ़ रहे थे, वहां पर आए हुए थे, वहां पर मौलाना साहब भी थे, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहां पर मारने वालों को रोका जा सके। तभी नमाज पढ़ने के लिए 1-2 लोग भाग के जाते हैं और सीधा उसके घर में पहुंच जाते हैं और जाकर कहते हैं उसके बच्चों से कि देखो तुम्हारे बाप की तुम्हारे कुछ लोग हत्या कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके वहां पर पहुंच जाओ। अब ये जो सूचना थी ये उसके बेटों के पास में पहुंच जाती है। एक बेटे का नाम गुफरान होता है जिसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास होती है। एक बेटे का नाम इमरान होता है और जिसकी उम्र लगभग 16 साल होती है। और जैसे ही गुफरान और इमरान को ये सूचना मिल जाती है, गुफरान और इमरान इन चीखों की आवाज सुनने के बाद वो सीधे ही मस्जिद की तरफ भागने लगते हैं। उधर वो अपना वहां पर काम कर रहे थे, मार रहे थे। जैसे ही वो हनीफ की हत्या कर देते हैं, हनीफ की हत्या करने के बाद अपने अपने हथियारों के साथ वो बाहर निकल जाते हैं। अब जैसे ही देखते हैं कि इमरान भी खड़ा हुआ है वहां पर गुफरान भी खड़ा हुआ है। बाप तो यहाँ पर उन दोनों का मर चुका था। दोनों बेटे यहाँ पर सामने थे। जैसे ही बाप पर हमला किया गया था और वैसे ही उन बेटों पर भी हमला कर दिया जाता
जाता है। आए थे बेटे अपने बाप को बचाने के लिए, यहाँ पर खुद ही उन हत्यारों का शिकार हो जाते हैं जिनके हाथों में हथियार थे। आखिरकार उन लोगों को भी तब तक मारा जाता है जब तक वो दोनों मर नहीं जाते हैं। इसके बाद वो मर जाते हैं। कुछ लोग अपने दरवाजों से झांक कर देख रहे थे, कुछ लोग छत से देख रहा था, कुछ लोग खिड़की से देख वहां पर सब रहे थे। ये जो दृश्य था, ये जो हत्या थी, लेकिन रोकने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। यहाँ से वो हथियार बंद लोग आगे बढ़ जाते हैं और हनीफ के घर पर वहां पहुंच जाते हैं। हनीफ के घर का जो दरवाजा है वो बंद कर दिया गया था, इसलिए क्योंकि वो जो हत्यारे थे, क्योंकि वो घर के अंदर घुस सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन वो एक जोर का धक्का मारते हैं और जब धक्का मारने के बाद वो जो दरवाजा होता है उसको भी वो खोल देते हैं। और जैसे ही दरवाजा वहां पर खोला जाता है, यहाँ पर हनीफ की जो बीवी थी वो इस दरवाजे पर लगकर खड़ी हुई थी ताकि वो अपनी भी और अपने बच्चों की भी यहाँ पर हिफाजत कर सके। लेकिन जो हत्यारे थे वो मजबूत थे, वो टिकाऊ थे, उनके पास हथियार थे और वो काफी ताकतवर भी थे। वो जरा सा दरवाजे को धक्का मारते हैं कि और दरवाजा यहाँ पर खुल जाता है। अब वहाँ पर हनीफ की बीवी होती है, उसका नाम होता है तबस्सुम। वो तमाम रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकते और वो कसुमन को तब तक मारते हैं तब तक कसुमन मर नहीं जाती। हनीफ खुद मर चुका था, 2 बेटे उसके मर चुके हैं, यहाँ पर उसकी बीवी भी मर चुकी है। लेकिन इसी बीच में बचाने की हिम्मत जुटाई थी उसके 15 साल के विकलांग लड़के ने, जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास की थी। वो भी दौड़ कर आता है। जैसे ही वो विकलांगता में वो दौड़ कर आता है, विकलांग था लेकिन वो उनके पास पहुंच जाता है और अपनी माँ को बचाने की तमाम वो कोशिशें कर रहा था। लेकिन वो जो हत्यारे थे वो उसको भी मार डालते हैं। उसके बाद 12 साल का बेटा होता है। अब तक जो टोटल मिलाकर जो हत्याएं हो चुकी थी वो 5 हत्याएं यहाँ पर हो चुकी थी। अब छठा बेटा होता है, 12 साल की उम्र उसकी होती है और नाम उसका मेहरबान बताया जाता है। मेहरबान भी अपने माँ और भाई को यहाँ पर देख कर आता है, चीख रहा था, रो रहा था, हाथ पैर जोड़ रहा था, लेकिन उन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई असर नहीं पड़ रहा था। जैसे बाप को मारा, भाइयों को मारा, माँ को मारा और जिसकी उम्र 12 साल थी मेहरबान, उसको भी मार डालते हैं। अब इसके बाद जो उनके 8 साल का बेटा होता है दानिश खान, अब वो भी अपने घर वालों को बचाने की पूरी कोशिश करता है। वहीं मौके पर वो आ जाता है और वो भी अपना ना तो वो खुद को बचा पाया, ना ही वो माँ को बचा पाया, ना ही वो अपने भाई को बचा पाया और ना ही वो अपने बाप को बचा पाया। अब सबसे छोटा वाला बच्चा था जिसकी उम्र 5 साल थी, नाम उसका अनीस खान बताया जाता है, 8वां उसका नंबर था। वो भी वहीं पर था। वो कुछ कहने की हिम्मत में नहीं था, उसे पता ही नहीं था कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। लेकिन चीख पुकार की आवाज सुनने के बाद वो भी वहां पर रो रहा था। हत्यारे बोले अकेला क्या करेगा, उसको भी मार डालते हैं, यानी कि वो उसको भी मार डालते हैं। और अब तक 8 हत्याएं हो चुकी थी। अब घर के अंदर एक एक कोने को देखा जा रहा था, तलाशी ली जा रही थी और घर का सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम सैमुल होता है, सैमुल वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था। बार बार आवाज दे रहे थे कि सैमुल तुम कहाँ हो, तुम भी बाहर निकल कर आओ, लेकिन सैमुल वहां था ही नहीं। दरअसल थी तो वहां पर जैनब खातून जो कि हनीफ की माँ होती है। हनीफ की बूढ़ी माँ वहां पर रोक रही थी, गरिया रही थी, गाली दे रही थी, रो रही थी और रोकने की वो तमाम कोशिशें कर रही थी, लेकिन उन्होंने जैनब खातून पर कोई हमला नहीं किया। उसी से पता चलता है कि जो सबसे बड़ा वाला बेटा है तैमूर, दरअसल वो अपनी बीवी के साथ वो अपनी ससुराल में गया हुआ है। अगर उस वक्त वो भी वहां पर होता तो उस वक्त वो उसको भी वहां पर मार डालते। जैनब खातून वहां पर जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर देती है और वो रात भर लोगों को वहां पर आवाज लगाती रही। रात के 8:30-9 बजे के आसपास की ये घटना थी। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बज जाता है, लेकिन उस जैनब खातून की जो रोने की जो आवाज है उसको सुनने के बाद भी, उसके बार बार बुलाने के बावजूद भी किसी के अंदर, पूरे गांव के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई आ जाता वहां पर। और आने के बाद जो मर चुके थे, जिस पर भी हमला किया गया था, सब के सब वहां पर मर चुके थे। उधर मस्जिद के अंदर हनीफ मर चुका था और उसके 6 बच्चे भी मर चुके थे। 2 बच्चे सड़क पर मर चुके थे जो अपने बाप को बचाने के स्टार्टिंग में आते हैं। अब आखिरकार जैनब खातून बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन इस रिक्वेस्ट का किसी पर असर नहीं पड़ रहा था। अगली यहाँ पर सुबह हो जाती है और अगली सुबह होने के बाद यहीं से कोई खबर दे देता है जैनब खातून का जो शोहर होता है और जिसका नाम गफूर खान होता है। गफूर खान अगली सुबह में, क्योंकि वो दूसरी जगह पर गया हुआ था, वापस वो लौट कर आता है। अपने बेटे को मस्जिद में मरा हुआ वो देखता है, जो 2 बेटों को, 2 पोतों को सड़क पर मरा हुआ देखता है, बेटे की बहू को मरा हुआ देखता है और 4 और पोतों को मरा हुआ देखता है। अपनी बीवी से आकर पूछता है कि आखिरकार हुआ क्या था। तब वो पूरी कहानी बताती है कि वो फला फला लोग थे, वो घर में आए थे। बस ये सुनने के बाद उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि आखिरकार यहाँ पर मैं करूँ तो क्या करूँ, थाने जाऊँ या फिर नहीं जाऊँ। तभी गाँव का चौकीदार वहाँ पर आता है, हाथ जोड़ते हुए वो वहाँ पर कहता है कि साहब मेरे लिए यहाँ पर क्या आदेश है। तभी चौकीदार से कहा जाता है थाने तो चलना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा
और गांव का कोई आदमी उन्हें उठाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि हमें 4 कंधों की भी अभी जरूरत पड़ेगी। अब 4 कंधों की जरूरत के लिए सीधा थाने पहुंच जाते हैं और जैसे ही थाने वहां पर पहुंचा जाता है तो ये कहानी पूरी वहां पर बता दी जाती है। SHO शंभूनाथ सिंह के पास ये सूचना यहाँ पर दे दी जाती है कि गांव के अंदर 8 कत्ल हो चुके हैं। इसके बाद में SHO शंभूनाथ SP सुबोध प्रसाद को ये सूचना देते हैं कि गांव के अंदर 8 मर्डर हो चुके हैं और साहब मैं फोर्स के साथ वहां पहुंच रहा हूं। शंभूनाथ वहां पहुंचता है और सभी लाशों को अपने कब्जे में लेता है और अपने कब्जे में लेने के बाद में वो तहरीर लिख देते हैं और उसके बाद में ये पता चलता है कि जो गफूर खान है उसका एक बेटा तो मारा जा चुका है और उसका जो 2 बेटे बचे थे, दरअसल उसके 2 बेटों ने और बाकी जो उसके पोते थे उन्होंने मिलकर ही तो इन्होंने उसकी हत्या की है। वो FIR कराए तो आखिरकार किस पर कराए, उसके अपने ही तो मर चुके थे और बाकी जो यहाँ पर बचे ही थे वो भी तो अपने ही थे। लेकिन FIR यहाँ पर दर्ज हो जाती है और 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली जाती है। मामला पुलिस तक यहाँ पर पहुंच जाता है। पुलिस चार्जशीट लगाती है और चार्जशीट लगाने के बाद आखिरकार मामला जो ये होता है ये अदालत तक पहुंच जाता है। अब जब पुलिस यहाँ पर चार्जशीट लगाती है तो उसके हिसाब से यहाँ पर पता चलता है कि जमीन के बंटवारे को लेकर भाई भाइयों में ही बहुत ज्यादा नाइत्तेफाकी पैदा हो गई थी और इतनी ज्यादा नाइत्तेफाकी पैदा हो गई थी कि बाप इनमें सुलह कराने में पूरी तरीके से नाकाम हो चुका था और यही कारण था। दोनों भाई अपने ही भाई को मारने के फिराक में लग जाते हैं, बल्कि भाई को मारने के फिराक में लग जाते हैं, बल्कि बच्चों को भी मारने के फिराक में लग जाते हैं। भाई ही अपने बच्चों का सहारा लेकर उसके बच्चों को वो मार डालते हैं। 1 अगस्त 2008 की ये बात है। ट्रायल कोर्ट में सबूतों के अभाव में इनको बरा कर दिया गया था। बच्चे 4 लोग थे यहाँ पर, जिसमें मुबारक खान होता है, मुफील खान होता है जो कि दोनों सगी भाई होते हैं और इन्हीं के दोनों बच्चे होते हैं, सद्दाम खान और वकील खान। दरअसल इन्हें यहाँ पर ये कहा जाता है कि इन्हें तब तक फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाए तब तक के इनके जो प्राण है वो ना निकल जाए। चारों को ही मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है, लेकिन कानून के अंदर कुछ लचीलापन है और बचने के तमाम रास्ते भी हैं। यहाँ से मामला हाई कोर्ट पहुंच जाता है। झारखंड के हाई कोर्ट में मामला चला जाता है, वहां पर सुनवाई होती है और बात आती है 2 जुलाई 2009 की बात। हाई कोर्ट ने अपने फैसले को यहाँ पर बरकरार रखता है कि इनको तब तक फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाए जब तक कि इनके प्राण पूरी तरीके से ना निकल जाए। इसके बाद ये फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, वहां पर अपील की जाती है और अपील करने के बाद 2 अक्टूबर 2014 को सद्दाम खान और वकील खान को उनको आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है। लेकिन मुबारक खान और मुफील खान जो होता है उनकी जो फांसी की सजा होती है उसको बरकरार रखा जाता है। और जो पहली अदालत ने कहा था कि फांसी के फंदे पर तब तक लटका कर रखा जाए तब तक कि इनके प्राण ना निकल जाएं। लेकिन उनके पास और भी एक रास्ता था, वो सीधे यहाँ पर राष्ट्रपति के पास में अपील कर देते हैं। उस दौर में जो राष्ट्रपति थे वो थे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी ने 23 जून 2016 को ये आदेश दिया था कि इनको तब तक फांसी पर लटका कर रखा, यानी कि उनकी जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया था। और राष्ट्रपति जी ने भी वही फैसला दिया जो सजा सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, हाई कोर्ट दी थी। एक बार फिर से अपील की जाती है और जब री अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा से की जाती है, इस मामले की सुनवाई होती है। सुनवाई होने के बाद 26 नवंबर 2021 को आखिरकार पुनर्विचार याचिका पर एक फैसला आ जाता है और कहा जाता है कि मुबारक खान और मुफील खान दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। जब तक ये जो चारों लोग हैं ये सलाखों में के बीच में रहेंगे और ये लेकिन ये जिंदा रहेंगे। लेकिन ये जो घटना थी, इस घटनाक्रम ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था कि सगे भाइयों ने ही सगे भाई का मर्डर किया था और सगे भाइयों ने ही सगे भतीजों का मर्डर किया था, उनकी माँ का भी मर्डर किया था। इस घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था और जब जब इस घटना का जिक्र होता है, चर्चा होती है, तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार जमीन के विवाद के लिए कोई आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये कैसी लगी हमारी कहानी? अगर आपको ये पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक मिलता हूँ अदर वीडियो लेकर। जय हिंद।